नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी हरियाणा ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी के सिलेबस के बारे में, तथा मैंने आपसे बताया था कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड आपका जितना भी पार्ट बनता है उसको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है पंचायत से रिलेटेड पहली क्लास होगी। सबसे पहले हम लेके चलेंगे पंचायती राज को। पंचायती राज का जो भारत का है उसमें क्या चीज़ें हैं, हरियाणा के पंचायती राज में क्या रहेगा, इसके अलावा जितने भी पंचायती राज की 280 धाराएं हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट धाराएं जो आपकी 50-60 बनेंगी वो सारे की सारी धाराएं यहाँ करवाई जाएंगी। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा जो नहर पटवारी है उससे संबंधित चीज़ें, और लास्ट में हम करेंगे भूमि रिकॉर्ड पटवारी है उससे संबंधित है। तो प्रिय साथियों, जो भी इस चैनल पे नया है कृपया करके वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा जिसने हमारी जो सिलेबस वाली वीडियो है उसको नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको जाके वहाँ पे आप सिलेबस को देख सकते हो। साथ के साथ वहाँ पे आपको बताया गया है बुक के बारे में कि भाई कौन सी बुक है एचएससी के लिए फॉलो की जा सकती है। तो चलिए ज़्यादा समय जाया ना करते हुए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले किसके बारे में, पंचायती राज की पहली क्लास रहेगी। देखो जी, पंचायती राज है इसका वर्णन भारत के संविधान में रहेगा, और हमारा जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट किया गया और संविधान का जो भाग 9 और 9A जोड़ा गया था जिसमें पंचायती राज और नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी उस चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। तो भाई जो पंचायती राज की शुरुआत है वो बताया जाता है कि भाई लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। 1882 में उसी के द्वारा स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन को उसको जनक कहा जाता है, उसके द्वारा ग्राम बोर्ड की क्या की गई थी, स्थापना। तो सबसे पहले भाई शुरुआत मानी जाती 1882, और 1882 में एक भारत का वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, और इस लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या किया गया था, ग्राम बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है जी, क्या किया गया, ग्राम बोर्ड का गठन किया गया। और इसी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। क्या कहा जाएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बड़े आपके क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना आप, ये जो लॉर्ड रिपन है ये भारत के वायसराय हुए हैं, और भारत में जो वायसराय के पद की शुरुआत हुई थी वो 1858 का भारत शासन अधिनियम था। इसी के तहत भारत का पहला वायसराय किसको बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। इस लॉर्ड कैनिंग से दो क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या बनेंगे कि भाई जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का पहला वायसराय, इसके अलावा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ है। ठीक है जी, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और जो गवर्नर जनरल का पद था वो 1858, ये जो भारत शासन अधिनियम था इसी के तहत ही इसको किस में बदल दिया गया, वायसराय के पद में बदल दिया गया। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं जो लॉर्ड रिपन है इसके बारे में। इसने ग्राम बोर्ड का गठन किया 1882 में, इसी को स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ जी भारत आजाद। और आप सभी को पता है भारत कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। गांधी जी का एक सपना था, रामराज का सपना था। ठीक है जी, उसी के तहत क्या किया गया, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक कार्यक्रम चलाए गए पूरे भारत में। ठीक है जी, कौन से कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रम। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि भाई ये सामुदायिक कार्यक्रम कब चले थे। तो ये सामुदायिक जो कार्यक्रम चलाए गए थे ये चले थे 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, 1952 को किसके लिए चलाए गए थे, तो इसका मेन पर्पज रहेगा जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन, इस स्थानीय स्वशासन का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के प्रचार प्रसार के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक कार्यक्रम पूरे भारत में चलाए गए। उसके बाद क्या किया जाता है, पंचायतों के गठन के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। ठीक है जी, एक समिति बनाई जाती है कि भाई पंचायतों का क्या करना है, भारत में गठन करना है, किस प्रकार से गठन किया जाए। तो ये जो पंचायतों को लेकर जो सब्जेक्ट था वो बिल्कुल नया था, और नए सब्जेक्ट के लिए कोई भी कानून बनाना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले कमेटी बनाई जाएगी। और पंचायतों को लेकर सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो बनी थी 1956 में, और उस कमेटी का नाम था बलवंत राय कमेटी। ठीक है जी, क्या नाम हो जाएगा, बलवंत राय समिति। समझ गए, तो ये महत्वपूर्ण समिति है और ध्यान रखेंगे ये
वो पहली समिति थी किसको लेके, पंचायतों को लेके। बलवंत राय मेहता कमेटी है, यही क्या हो जाएगी, सबसे पहली कमेटी हो जाएगी, किसके लेके, पंचायतों को लेके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस जो पंचायती राज है इसको क्या दे दी जाती है, एनडीसी के द्वारा ये जो गठन की मांग की गई थी इसको क्या मिल जाती है, मंजूरी। ठीक है, तो 1958 को एनडीसी क्या दे देती है, पंचायतों के गठन की मांग को मंजूरी दे देती है। पंचायतों के गठन की जो मांग हुई थी, इस मांग को मंजूरी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बताओ जो पंचायतों के गठन की मांग उठी थी उस मांग को एनडीसी जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद थी उसके द्वारा कब मंजूरी दी गई थी, कब उसके द्वारा स्वीकार किया गया था, तो वो किया गया था 1958। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगले ही साल 2 अक्टूबर 1959 आप सभी को पता है, भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में पंचायती राज को लागू कर दिया गया था, शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो आपसे पूछे भाई भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो वो हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर, ठीक है जी, 1959 को भारत में सबसे पहले जो राज्य रहेगा उसका नाम था राजस्थान, और राजस्थान के नागौर जिले में क्या होती है, पंचायती राज की शुरुआत होती है। और बताया जाता है तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं यहाँ पे इस का उद्घाटन करने के लिए गए थे। ठीक है, और उन्होंने यहाँ कहा था कि भाई जो गांधी जी का सपना है राम राज्य का, वो आज क्या हो गया है, पूरा हो गया है। इसके साथ इसी वर्ष 1959 को भारत का एक और राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश में भी क्या हो गई थी, पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। पंचायती राज की क्या हो गई थी भाई, शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है भारत में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई, राजस्थान में, और राजस्थान राज्य का नागौर जिला बात कब की है, 2 अक्टूबर 1959, और इसी वर्ष आंध्र प्रदेश में भी क्या हो गई थी, पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि भाई ये जो पंचायती राज था इसको अभी तक संविधान में कोई भी दर्जा प्राप्त नहीं था। संविधान में इस पंचायत का कहीं पे भी क्या नहीं किया गया था, जिक्र नहीं किया गया था भाई किस प्रकार से इस पंचायती राज को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से गांवों का विकास किया जाए, तो इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन इसकी क्या हो चुकी थी, शुरुआत, और उसी चीज के लिए बहुत सारी पंचायतों को लेकर कमेटियां बनी। सबसे पहली कमेटी बनी बलवंत राय मेहता, और सारी कमेटियों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आपको ज्यादा तो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल इतना देख लेना भाई, एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो समिति बनती है उसका क्या नाम था, तो उसका नाम हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ठीक है जी, अशोक मेहता समिति के बाद जो तीसरी समिति बनी थी वो हो जाएगी हमारी कौन सी समिति, तो उसका नाम हो जाएगा राव समिति। ठीक है जी, तीसरी समिति कौन सी, राव समिति। उसके बाद एक एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी, एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, और लास्ट आपको याद रखनी है पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, समझ गए, पीके थुंगन समिति। तो ये टोटल समितियां हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे याद रखनी है। सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद राव समिति, फिर एल.एम. सिंघवी और फिर तुक्के सिंघन। ये सीक्वेंस में लिखी है, इसी प्रकार से इनका गठन हुआ था। अब डेट याद कर लेते हैं। इसके बारे में आपसे बता, इंपॉर्टेंट रहेगी, 1956 में बनी थी। ठीक है जी, कब, 1956 में। उसके बाद ये कब बनती है, 1977 में। ठीक है जी, 1977। उसके बाद ये कब बनी थी, ये जो राव समिति है ये आई थी 1985। ठीक है जी, कब आई थी, 1985। उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति कब आई थी, 1987, और उसके बाद ये कब आई थी, 1988। समझिए। उसके बाद आपको कार्य ध्यान रखने हैं कि भाई बलवंत राय मेहता समिति, इसने कहा था पंचायत का जो राज होगा वो कैसा होना चाहिए, त्रिस्तरीय। ठीक है जी, 3 स्तर का, यानी कि पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। ठीक है भाई, त्रिस्तरीय।
उसके बाद अशोक मेहता समिति आई। इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई पंचायती राज त्रिस्तरीय नहीं, कैसा होना चाहिए, 2 स्तर का होना चाहिए। ठीक है जी, 2 स्तर का होना चाहिए। समझ गए, जैसे आप पढ़ते हो ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 हो गई। तो उसके बाद इसने ग्राम पंचायत को हटा दिया, यानी कि ये इसने बता दिया कि भाई 2 स्तरीय, द्विस्तरीय ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो याद रखना है वो रखना है LM सिंघवी समिति, जिसने क्या कहा था, इसने कहा था कि भाई इसको क्या मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा। और ये समिति इंपॉर्टेंट भी हो जाएगी। भाई किसने मांग की थी सबसे पहले संविधान में दर्जा। अभी तो ये केवल ये बता रहे थे भाई पंचायती राज 3 स्तर का, 2 स्तर का इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन संविधान संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सबसे पहली जो मांग उठाई गई थी वो LM सिंघवी समिति के द्वारा 1987 में उठाई गई थी। उसके बाद पिक्के थुंगन समिति ने क्या किया, ये जो LM सिंघवी समिति थी जिसने सिफारिश उठाई थी कि भाई ये जो पंचायती राज है इसको संविधान में दर्जा मिलना चाहिए, उसी को क्या किया था, इसने इसी चीज को आगे बढ़ाने का काम किया था। यानी कि LM सिंघवी ने जो सिफारिश की थी, LM सिंघवी ने जो चीजें बताई थी उसी की क्या की थी, इसने सिफारिश की थी। ठीक है, तो पिक्के थुंगन की सिफारिश पर ही इसको क्या किया गया, संविधान में पास करवाया गया। समझ गए, हमारा जो राज्यसभा लोकसभा है उसमें इसको रखा गया। समझ गए, तो ये हो गई हमारी सारे की सारी समिति। और फाइनली क्या होता है, फाइनली 73वां संविधान संशोधन किया जाता है। फाइनली 73वां संविधान संशोधन किया जाता है और एक किया जाता है 74वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, 73वां 1992 और 74वां ये भी कब किया जाता है, 1992। अब देखो यहां से डाउट होगा, देखो संविधान में अमेंडमेंट जो आ गया था वो कब आ गया था, 1992, जबकि पंचायती राज भारत में लागू होगा जाके 1993। समझ गए, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992, इस चीज को आप याद रखेंगे। देखो जी, पिक्के थुंगन समिति की सिफारिश पर ही हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें क्या रखी गई, जिसमें पंचायतों को रखा गया। ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायतों का क्या किया गया, जिक्र किया गया। और हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें ग्राम पंचायतें रखी गई। और इनके जो टोटल विषय रखे गए वो कितने रखे गए, 29 विषय। समझ गए, तो पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के कितने विषय हो जाएंगे, 29 विषय। इन 29 विषयों के ऊपर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है क्या, हमारी जो पंचायतें हैं। देखो जी, 73वां जो संविधान संशोधन है 1992, ठीक है भाई, 1992, और संविधान में क्या जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें ग्राम पंचायतों के 29 विषय रखे गए। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ, और ये जो 74वां संविधान संशोधन ये कब, 1992, और ये किससे संबंधित था, नगर पालिकाओं से संबंधित था। समझ गए, किससे संबंधित रहेगा, नगर पालिकाओं से। और जो संविधान है, इस संविधान का भाग 9A जोड़ा गया। समझ गए, अब देखो संविधान का भाग 9 अगर आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायतों से और नगर पालिकाओं के लिए भाग पूछा जाए तो 9A रहेगा, जो नगर पालिकाओं के लिए रहेगा। अब देखो ये कानून कितने विषयों पर बनाएगा, तो नगर पालिकाओं को जो क्या नाम है आपके, ये दिए गए कानून बनाने के जो पावर दी गई, ठीक है, जो शक्ति दी गई वो 18 विषयों पर दी गई कि भाई ये 18 विषयों के ऊपर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। ठीक है जी, तो नगर पालिकाएं कितने विषयों पर, 18 विषयों पर अपना कानून बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि भाई हमारे संविधान में जो 243 नंबर का अनुच्छेद रहेगा, ठीक है, 243 नंबर का अनुच्छेद है, और इसके बहुत सारे क्या रहेंगे आपके सब क्लोज। ठीक है, तो वो सारे के सारी चीजें हमने पढ़नी है। अब समझ गए, तो अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। और सबसे पहला जो अनुच्छेद आता है वो आता है 243 का ए। और 243 के ए में क्या बता रखा है, तो ये चीजें है ना रटने की बिल्कुल भी नहीं, समझते हुए चलेंगे इसको कि भाई 243 के ए में ये बता रखा है कि भाई किसी भी राज्य में अगर पंचायतों का गठन करना है तो वो किसकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपने हमारा क्या नाम है भारत का अगर संविधान पढ़ रखा
रखा है। तो संविधान में जो भाग 4 है उसका 40 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें क्या बता रखा है कि भाई प्रत्येक राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो पंचायतों का गठन करे। ये बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बता रखी है। तो मतलब ये जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य की तो जिम्मेदारी होती है। तो 243 के ए में ये बता रखा है कि भाई राज्य का विधानमंडल, और विधानमंडल से हम क्या समझते हैं? किसी भी राज्य में विधानसभा और प्लस विधान परिषद, समझ गए? जिसमें विधान परिषद है उसमें विधानसभा, विधान परिषद और उसके साथ राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। उसी को क्या बोला जाता है? विधानमंडल बोला जाता है, समझ गए? और जो हमारा अनुच्छेद 243 का ए है इसमें बता रखा है कि भाई राज्य का जो विधानमंडल है ना, उस विधानमंडल का ही कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्य में पंचायतों का गठन करे, समझ गए? किसका? विधानमंडल का वो अधिकार है या उसका कर्तव्य है? विधानमंडल को अधिकार रहेगा पूरा क्या करने का? पंचायतों का गठन करने का, पंचायतों का गठन करने का। और उसका गठन करने के साथ साथ जो उसके कार्य और कर्तव्य है उसको सौंपेगा। कार्य व जो उनके कर्तव्य बनते हैं उनको क्या करेगा? सौंपेगा, समझ गए? तो यही बात बता रखी है हमारे अनुच्छेद 243 ए में कि भाई राज्य के विधानमंडल को अधिकार है कि वो क्या करे? पंचायतों का गठन करे और उसके कार्य और कर्तव्यों को क्या करेगा? सौंपेगा, ठीक है? तो 243 का ए, समझ गए? उसके बाद बात आती है कि भाई पंचायतों का गठन राज्य ने कर दिया, तो पंचायतों का गठन क्या होगा? तो पंचायतें कैसी होंगी, समझ गए? तो ये रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगला ही जो हमारा आर्टिकल आएगा 243 का बी, इसमें क्या बता दी? इसमें बता दी पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना के बारे में इसका जिक्र किया गया है कि भाई पंचायतों की संरचना है वो कैसे होगी। तो भाई पंचायतों की संरचना से आप क्या समझते हो? पंचायतों की संरचना का मतलब ये है कि आपको पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी है जिसने सिफारिश की थी जो हमारी पंचायतें हैं वो 3 स्तर की होनी चाहिए। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया 243 के बी में कि पंचायतों की संरचना है वो कैसी होगी? त्रिस्तरीय होगी। और त्रिस्तरीय जो पंचायत है वो कौन कौन सी? तो हम कहेंगे एक तो ग्राम पंचायत, ठीक है जी, ग्राम पंचायत। एक बोली जाती है मंडल पंचायत और एक बोली जाएगी आपकी कौन सी? जिला पंचायत, समझ गए? तो ये 3 पंचायतें होंगी। ग्राम पंचायत आपको पता है ये सबसे निम्न स्तर की होती है, निम्न स्तर की। मंडल पंचायत कैसी होगी? मध्यम स्तर की। और ये कैसी हो जाएगी आपकी जो जिला पंचायत है ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी जिला स्तर की, ठीक है जी। जिला स्तर की उपली स्तर हो गया या फिर इसको कह सकते हैं जिला स्तर की, ठीक है, जिला स्तर की। निम्न स्तर को हम ग्राम स्तर भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। निम्न स्तर मतलब सबसे छोटा स्तर कौन सा? ग्राम स्तर। तो इन चीजों से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ग्राम पंचायत इसको निम्न स्तर या ग्राम स्तर कह सकते हैं, मंडल पंचायत मध्यम स्तर हो गया और जिला पंचायत कौन सी होगी? जिला स्तर की हो गई, ठीक है। तो 243 के बी में पंचायतों की संरचना कैसी बताई गई है? त्रिस्तरीय बताई गई है। अब देखो आगे आएगा 243 का सब क्लोज सी। अब सी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 243 का डी। यानी कि यही खास बात रहेगी हमारी इन क्लासों की कि सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, केवल और केवल आपसे एग्जाम ओरिएंट चीजें ही करवाई जाएंगी, ठीक है। पढ़ते तो बहुत हैं, आपको पता है कि भाई 10-10, 12-12, 20-20 घंटे पढ़ते रहते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 1-2 घंटे दिन में 3-4 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद आसानी से सिलेक्शन ले जाते हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन रहेगा वो यही रहेगा कि भाई क्या नाम है, जो चीज़ें पढ़े वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंट चीज़ें हैं वही पढ़ी जाए, ठीक है। तो भाई केवल जो आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद रहेंगे वही अनुच्छेद आपसे करवाए जाएंगे। अब देखो 243 के डी में क्या बता रखी है। 243 का जो डी नंबर अनुच्छेद रहेगा इसमें पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है, ठीक है जी। पंचायतों में किसकी बात की गई है? आरक्षण की बात की गई है। और जो पंचायतों का आरक्षण है, पंचायतों का आरक्षण है किसके लिए? तो आपको पता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, समझ गए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी क्या रहेंगी? सीटें आरक्षित रहेंगी। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है भाई जो महिलाएं होंगी, महिलाओं के लिए
आरक्षण की क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है, तो जो 243 का डी सब क्लोज है ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें क्या बता रखा है, आरक्षण बता रखा है कि भाई पंचायतों में आरक्षण, समझ गए। और पंचायतों की अगर आरक्षण की बात की जाए तो पंचायतों में आरक्षण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो आपको ये ध्यान रखना है महिलाओं के लिए कितना आरक्षण होगा, 1/3 यानी कि 33% आरक्षण होगा। अब देखो जो ये बात की जा रही है भारत के स्तर के, इंडिया के स्तर पे बात की जा रही है, हरियाणा के स्तर पे बात नहीं हो रही। हरियाणा के स्तर पे इसके बाद हम बात करेंगे, वहां पे महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है वो 50% रहेंगी। जबकि भारत में क्या बता रखा है, भारत में पंचायतों में जो सीट आरक्षित होंगी वो कितनी होंगी, 33% महिलाओं का पंचायत में क्या होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। ठीक है भाई, तो 243 के डी में यही बात बता रखी है। उसके बाद आता है 243 का ई। अब आप देखो पंचायतों का गठन हो गया, गठन होकर उसके कार्य सौंप दिए गए। ठीक है, पंचायतों का गठन हो गया, गठन होने के बाद उसके कार्य कर्तव्य सौंप दिए गए। इसके अलावा हमने संरचना देख ली और संरचना के बाद हमने आपको पंचायतों में आरक्षण की बता दी, लेकिन अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है किसके बारे में, जो पंचायतों का कार्यकाल है उस कार्यकाल के बारे में। और जो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 243 का सबक्लोज ई है, इसमें क्या बता रखा है, पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है जी, किसका, पंचायतों का जो कार्यकाल है वो कितना होना चाहिए। और जो पंचायतों का कार्यकाल है तो वो भाई सभी को पता है, बताने की जरूरत भी नहीं होगी। पंचायतों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है जी, कितने का होता है, 5 वर्ष का। जब भी आपके पंचायतों का पहला सत्र शुरू होगा उस सत्र से ये काउंटिंग होगी और 5 वर्ष तक क्या चलेगा, पंचायतों का जो कार्यकाल है वो चलेगा। ठीक है, कार्यकाल के बाद बात आती है 243 का सब क्लोज नंबर एफ। ठीक है जी, 243 का एफ ध्यान रखना है। और इसमें क्या रहेंगे, जो आपके पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे उन सदस्यों की योग्यता की बात की गई है। ठीक है भाई, तो याद रह जाएगा ना, 243 के एफ में क्या कहा गया है, पंचायतों के सदस्य हैं उन सदस्यों की योग्यता के बारे में बता रखी है। अब देखो योग्यता के बारे में चीजें रटनी नहीं है, योग्यता आपको 3 याद रखनी है। कितनी याद रखनी है, 3 याद रखनी है। और 3 में से एक तो सभी को याद होगी, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। अब बची कितनी, 2 ही बची। और 2 में से जो इसकी सबसे, देखो एक तो सभी को पता है कि भाई किसी भी की भी योग्यता पूछे तो वो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। ठीक है जी, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। दूसरी बात आती है उसकी उम्र, और उम्र कैसी, न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। ठीक है भाई, ध्यान रख लेना, कभी 18 वर्ष को मार दो। ठीक है, 18 वर्ष नहीं करनी, कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है विधानसभा जो हमारी है उस विधानसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। विधानसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। समझ गए, तो ये है पंचायत के सदस्यों की योग्यताएं। क्या क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए, और विधानसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि भाई जो हमारी पंचायत है इस पंचायत के कार्य क्या क्या रहेंगे, पंचायतों के कार्य क्या क्या रहेंगे। तो भाई बहुत सारे कार्य हैं, और कार्य मैंने आपसे कितने बताए थे, कितने कार्य बताए थे, इसके टोटल 29 विषय बताए थे जिनके ऊपर ये कानून बना सकता है। तो सारे के सारे आपको देख लेने हैं कि कौन कौन से रहेंगे आपके। ठीक है, और जो 243 का सब क्लोज नंबर जी रहेगा उसी में बात बता रखी है कार्य के बारे में। ठीक है जी, तो आप ध्यान रख लेना, 243 का जी है, इसमें बता रखा है पंचायतों के कार्य के बारे में। समझ गए। उसके बाद बात कर लेते हैं 243 के एच की। और 243 का एच क्या है, तो अभी हमने सारी चीजें देख ली कि भाई जो पंचायत के सदस्य हैं उन सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी, संरचना कैसी होगी, पंचायत की तमाम चीजें देखने के बाद केवल एक चीज बचती है आपकी, वो क्या बचती है कि भाई इनके पास जो आपका पैसा है वो पैसा पंचायतों के पास कहाँ से आएगा। तो इसके लिए हमारे संविधान में चर्चा की गई है, किसमें, संविधान के आर्टिकल नंबर 243 के एच में, कि पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। समझ गए, किसका गठन किया जाएगा, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, किसके लिए, पंचायतों के लिए। समझ गए।
उसके बाद इस वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा, इस वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। समझ गए? कभी राष्ट्रपति कर दो कि भाई वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं, ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद आता है हमारा 243 का आई सब क्लोज। इसमें क्या बता रखा है, तो आपने सारी चीजें देख ली, एक लास्ट चीज बचती है कि जो पंचायत के सदस्य हैं उन सदस्यों का चुनाव कैसे करवाया जाएगा, तो उसके लिए राज्य का एक निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, तो इसमें बात की गई है पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, अब राज्य का निर्वाचन आयोग बनेगा तो उसका भी कोई ना कोई अध्यक्ष होगा और उस अध्यक्ष की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, वो भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये था भाई हमारा पंचायत से रिलेटेड 243 आई तक, और जितने आपसे ये अनुच्छेद बताए हैं केवल आपको यही अनुच्छेद याद रखने हैं, इसके अलावा कोई भी अनुच्छेद है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा बचता है जिसका नाम है नगर पालिका, और जो नगर पालिका है वो 243 का पी, केवल एक ही सब क्लोज है, वो आप याद रख लेना, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 243 का पी, और उसमें क्या जिक्र किया गया है, नगर पालिका की संरचना के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 243 सब क्लोज पी, और इसमें क्या जिक्र किया गया है, जो हमारी नगर पालिका है इस नगर पालिका की संरचना, और आप सभी को पता है नगर पालिका की संरचना भी कैसी होगी, त्रिस्तरीय होगी। ठीक है जी, कैसी होगी, त्रिस्तरीय होगी, और त्रिस्तरीय में कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहले आती है नगर पंचायत। ठीक है जी, कौन सी आएगी, नगर पंचायत आएगी, उसके बाद नगर परिषद और फिर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पंचायत, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगी नगर परिषद, नगर परिषद, और तीसरे नंबर पे आएगी कौन सा आपका, नगर निगम, नगर निगम। अब देखो तीनों को अच्छे से पढ़ना है कि भाई नगर पंचायत है, इसमें क्या रहेगा, नगर पंचायत है इसमें रहेगा भाई सबसे पहले आपको जनसंख्या देखनी है, और जो जनसंख्या है वो कितनी रहेगी, 3 लाख से कम रहेगी, इसकी जनसंख्या 3 लाख से कम रहेगी। समझ गए, 3 लाख से कम, और 3 लाख से कम में क्या हो गया कि भाई जो गांव है, जो क्षेत्र के गांव है वो किस में बदल रहे हो, कस्बों में बदल रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, जनसंख्या 3 लाख से कम है और गांव किस में बदल रहे हो, गांव बस कस्बों में बदल रहे हो। ठीक है जी, गांव किस में, कस्बों में। उसके बाद बात आती है नगर परिषद किस में होगी, नगर परिषद इसकी जनसंख्या हो जाएगी 3 लाख से, 3 लाख से कितने, 10 लाख तक, 3 लाख से 10 लाख तक, और ये किस में होगी भाई, जो कस्बे हैं वो किस में बदल रहे हो, शहरों में बदल रहे हो। समझ गए, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, गांव से कस्बे, गांव से कस्बों की तरफ अगर बदल रहे हो तो 3 लाख से कम अगर किसी की जनसंख्या है तो वहां पे नगर पंचायतों का गठन होगा। अगर कोई कस्बा है वो शहर की तरफ जा रहा है, शहर की तरफ तब्दील हो रहा है, और उस कस्बे की जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख तक है, 10 लाख से कम होनी चाहिए, 3 लाख से ज्यादा, तो वहां पे नगर परिषद रहेगी। इसके बाद बात आती है नगर निगम कहां पे रहेगा, ये बड़े शहरों में रहेगा, और बड़े शहरों की बात की जाए तो जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, जिन जिन शहरों में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वहीं पे गठन किया जाएगा किसका, नगर निगम का। उसके बाद एक आर्टिकल आता है हमारा, आर्टिकल नंबर 243 का डब्लू, सीधा याद रख लेना। और डब्लू में क्या बता रखा है, इसमें बता रखे हैं नगर पालिका, नगर पालिका के कार्य व कर्तव्य, कार्य व कर्तव्य। समझ गए, तो भाई ये सारा का सारा था हमारा नगर पंचायत और नगर पालिका के बारे में। अब एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में कि भाई ये बताना आपको कि हमारा जो भारत है वहाँ पे किस राज्य में 4 स्तर की पंचायत है। इसके अलावा ये बताना है कि क्या जो पंचायतें हैं वो 3 स्तर से कम की भी हो सकती है, यानी कि 2 स्तर की भी हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है, क्या पूछा है कि भाई ये जो पंचायतें हैं, क्या जो हमारी पंचायतें हैं ये पंचायतें 2 स्तर की हो सकती हैं, और 2 स्तर की अगर हो सकती है तो आपको ये भी बताना है कि किस कंडीशन में होगी। ठीक है जी, किस कंडीशन में होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समापन की घोषणा करते हैं। ठीक है भाई,
तो उम्मीद करते हैं कि जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक तो बनता ही है, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी बनता है। और आपको अगर समझ आई, आपको अगर अच्छी लगी तो कम से कम आप इस क्लास को शेयर जरूर करेगा, ठीक है। और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद।